तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश और उसके परावर्तन के बारे में। आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। और शायद परावर्तन इस बार की सिलेबस से हट गया है, अपवर्तन मैन है, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना तो सब है, लेकिन मैं परावर्तन की अलग वीडियो बना दूंगा और अपवर्तन की अलग, जिससे कि अगर आपको परावर्तन में कुछ टॉपिक पढ़ने हैं तो नीचे जो टाइमलाइन दूंगा मैं उसमें देख लेना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लेना। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है परावर्तन कटवा दिया है, लेकिन नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रकाश, प्रकाश क्या चीज है। तो सुनो, प्रकाश ये तुम्हारे ना तो चाचा है, ना ताऊ है, ना भैया है कौन? प्रकाश सूर्य से जो आता है उसे भी प्रकाश बोलते हैं, बल्ब से जो निकलता है उसे भी प्रकाश बोलते हैं। लेकिन ये है क्या, क्वेश्चन यही आता है बार बार मन में। तो सुनो, प्रकाश कुछ नहीं है, बस एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। जब भी कोई प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी कुछ घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं वो इस चैप्टर में पढ़नी है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। देखते तो हम अपनी आंखों से हैं, लेकिन प्रकाश क्या करता है? देखने में सहायता करता है। अब अगर ये बल्ब है ऊपर, शायद आपको ना दिख रहा हो, शायद क्या नहीं दिख रहा होगा, बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है वो इस बोर्ड से टकरा रहा है, बोर्ड से टकराकर वापस कैमरे में जा रहा है, जो कैमरे में जा रहा है इससे टकराकर जो वापस जा रहा है उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और कुछ प्रकाश कैमरे से अंदर की ओर जा रहा है, कैमरे से, जैसे ये कैमरा है, इससे अंदर की ओर जा रहा है। तो प्रकाश जब किसी चीज से पार जाता है उसे अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश की संभव घटनाएं 3 होती हैं, प्रकाश की कुल संभव घटनाएं 3 होती हैं। प्रकाश की कुल संभव घटनाएं 3 होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन और एक जो आपने शायद ना सुना हो, क्लास 12th तक जिस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, अवशोषण। अब बात आती है ये तीनों चीजें हैं क्या। तो परावर्तन किसी एक तल से, प्रकाश का किसी एक तल से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। सीधी सी बात है, अगर कोई प्रकाश मेरे चेहरे से टकराकर वापस जा रही है तो वो भी परावर्तन है, लेकिन वो 100% परावर्तन नहीं होता है। तो आपकी किताबों में जो परिभाषा दी है वो सबसे बढ़िया परिभाषा होती है। अगर बढ़िया और घटिया क्या होता है ये भी समझो। आम बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने लोग ज्यादातर आम इसी प्रकार से बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से हम हमेशा आम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये आम का एक आदर्श चित्र है। कैसा? आदर्श चित्र है। और परावर्तन के भी कुछ फिर ऐसे ही आदर्श नियम होंगे, इसके भी कुछ आदर्श परिभाषाएं होंगी। तो इनकी आदर्श परिभाषाएं हैं, हम वो ही पढ़ते हैं, ना कि सभी। तो सभी परिभाषाओं के हिसाब से देखें तो जो प्रकाश टकराकर, प्रकाश किसी भी प्रकार से तल से टकराकर अगर वापस लौट रहा है तो परावर्तन हो रहा है, और जो कि हमेशा होता है। ये तीनों घटनाएं एक साथ होती हैं हमेशा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। परावर्तन मतलब कि किसी तल से टकराकर वापस लौटना, लेकिन आपकी किताबों में जैसे लिखा है वो भी समझो। जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में, जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात आती है अपवर्तन की। प्रकाश किसी माध्यम, एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से
मीडियम 1, मीडियम 2। प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश के विचलित होकर गुजरने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपशोषण क्या होता है देखो, अपना जो प्लेन मिरर होता है, ये मान लो ये प्रकाश गया कुछ, वो थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं ऐसे, ओ ओ ओ, ये प्रकाश गया कुछ ऐसे, ये इधर से ऐसे वापस आएगा। लेकिन ये जो आदर्श अपना होता है मिरर, आदर्श दर्पण जो अपने साइंटिस्ट वगैरह या मतलब लैब वगैरह में यूज होते हैं, वो भी 95% से लेके 99.9% तक प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं? परावर्तन। अब बात आती है ये जो बचा हुआ है 5% से लेके 0.1% तक, 5% से लेके 0.1% तक ये प्रकाश कहां गया? तो ये प्रकाश यहां पर इस बिंदु पर दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। दर्पण द्वारा अवशोषित मतलब कि सोख लिया जाता है। अब कहोगे इसका रियल लाइफ में कहां देखने को मिलता है अवशोषण? तो दर्पण में देखने को तो मिलता है, लेकिन इसे जानते नहीं है। तो आपको ऐसा एक उदाहरण दे रहे हैं जिसे आपने बहुत बार सुना होगा, समझा भी होगा, लेकिन ये नहीं सोचा हो कि ये टॉपिक फिजिक्स से कनेक्ट होता है। तो अपना ये जो है एक क्रिया सुनी होगी आपने बायो में, जिसका नाम है प्रकाश का किसी पृष्ठ द्वारा सोखा जाना। सर ये क्रिया बायो में तो सुनो, बायो में जो क्रिया है उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? अपने पेड़ के पत्ते के द्वारा, अपने पेड़ के पत्ते के द्वारा, पत्ते में जो क्लोरोफिल होती है उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाई के योग से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे लीव है, मतलब पत्ती, लीव इंग्लिश में बोलते हैं, पत्ती में प्रकाश गिरता है और प्रकाश को पत्ती सोख लेती है, और प्रकाश की जो लाइट की जो एनर्जी है उससे वह जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाती है। तो क्या होता है, जैसे CO2 प्लस H2O। सर ये फिजिक्स में केमिस्ट्री, हाँ बेटा सब साइंस के पार्ट हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। इधर क्या होता है, ऊपर क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है 6C6H12O6 और ऑक्सीजन बनाते हैं। संतुलित करने की अगर बात आती है तो 6 ऑक्सीजन पर, ठीक है, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड पर। देखो कार्बन के 6 हैं तो 6 करो, ऑक्सीजन जोड़ो, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18, हाइड्रोजन के 12, इधर 6 कर दें, ठीक है। 6 6 और 6 याद रख लेना का, 6 6 6। बायो में भी ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन काफी बढ़िया है, बायो में भी आ जाती है कभी कभी। तो ये क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण जो है वो स्टीफन हेलेस प्रकाश संश्लेषण के बारे में इनने बताया था। कौन? स्टीफन हेलेस। शायद नाम गलत हो सकता है, चेक कर लें। स्टीफन हेलेस, हाँ सही है, सही है, सही है, क्लियर है, यही है स्टीफन हेलेस। शायद मात्राओं में देख लेना, गलती हो सकती है। स्टीफन हेलेस प्रकाश संश्लेषण बारे में इन्होंने बताया था। प्रकाश संश्लेषण की क्या होता है, पत्ती द्वारा प्रकाश को सोख लेना, तो ये अवशोषण होता है। अब अगर हम एक कांच की स्लेट पर देखें, कांच की स्लेट बोले तो कांच जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शक कांच,
अगर प्रकाश इधर से आया तो ये यहां पर टकराएगा, यहां से पहले होगा इसका परावर्तन, और कुछ प्रकाश इस स्लेट से बाहर भी जाएगा। ये हुआ इसका अपवर्तन, पहली घटना ये, दूसरी घटना ये। लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कुछ प्रकाश सोख लिया जाएगा, जो होगा प्रकाश का अवशोषण। तो प्रकाश की प्रकृति में 3 घटनाएं संभव है, परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। अवशोषण मैंने समझा दिया, अपनी किताब में नहीं, इंटर तक के सिलेबस में नहीं है। तो टॉपिक बचते हैं अपने केवल 2, परावर्तन और अपवर्तन। इस बार के सिलेबस से परावर्तन भी गायब है। पहली वीडियो परावर्तन की है तो मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूं, देखना होगा जिसको देख लेगा, नहीं देखना होगा तो नहीं देखेगा। अपना भाई वो बोर्ड की तैयारी करेगा, फिलहाल बोर्ड की तैयारी तो मैं भी करवा रहा हूं। तो एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग परावर्तन, जो कि आज की वीडियो हमारी डेडिकेटेड है, और अपवर्तन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में एक बात और बता दूं, प्रकाश की जो चाल होती है, जिस इसे डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हम प्रकाश को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? इसका वेग बहुत अधिक होता है। हम फिर देखते क्या, तो हम प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश का हम प्रकाश के गमन पथ को देखते हैं। प्रकाश का गमन पथ ही किरण कहलाता है। ये अगर डिकोड करें तो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब सोचो, इतनी स्पीड पे चल रही बाइक को क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और प्रकाश का कण तो बहुत छोटा भी होता है, तो प्रकाश को हम इसी वजह से नहीं देख पाते। क्या देखते हैं? प्रकाश के बहुत सारे कण अगर निकल रहे हो तो उनके जो जिस रास्ते से निकल रहे हैं उनको हम देख सकते हैं। तो प्रकाश के हम गमन पथ को देखते हैं, जिसे हम लोग किरण बोलते हैं। हाँ, प्रकाश का परावर्तन। तो एक डाउट अपना क्लियर करो, प्रकाश का परावर्तन हर तल से होता है। आज तक जो आपको रटाया है कि प्रकाश का परावर्तन केवल चिकने चमकदार तल से होता है, ये बात गलत है। प्रकाश का परावर्तन हर तल से होता है। अगर परावर्तन ना हो हम कोई चीज देख ही ना पाए। ये बोर्ड है, इससे लाइट टकराकर वापस आ रही है मेरी आंखों में, तो मैं इस बोर्ड को देखने में सक्षम हूं, देख पा रहा हूं, अन्यथा नहीं देख पाता। अब देखो, प्रकाश वहां से निकला, कुछ बोर्ड ने सोखा होगा, उसके बाद ये आके मेरी इससे रिफ्लेक्ट हुआ और आया मेरे पास। तो जब आया तो बीच में वायु थी। क्या थी? वायु एक माध्यम था। तो इससे टकराकर मेरी आंखों की तरफ आया, मतलब टकराकर किसी और गया, तो वो हुआ परावर्तन। वायु को चीरता हुआ मेरे पास आया, वो हुआ अपवर्तन। और कुछ प्रकाश बोर्ड ने सोख भी लिया। तो तीनों ही घटनाएं में ऐसे ही देखने को मिलती है। अगर बात की जाए मार्कर की, तो लाइट आई, यहां पर टकराई, कुछ इसने अवशोषित किया प्रकाश, उसके बाद इससे टकराकर आपके पास जा रही है। ठीक है, यहां से टकराकर आपके पास जा रही है, लेकिन टकराकर लौटी, ये हुआ परावर्तन। लेकिन आपकी ओर जा रही है, जा वायु को चीरती हुई रही है, तो ये हुआ अपवर्तन। तो प्रकाश की तीनों ही घटनाओं की वजह से हम कोई चीज देख सकते हैं। अगर इसमें से एक घटना भी कम हुई, अवशोषण, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई घटना कम होती है, अपवर्तन या परावर्तन, तो हम किसी भी चीज को देखने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हमें 2 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परावर्तन और अपवर्तन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो प्रकाश का किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर वापस लौटना, अपनी किताबों वाली भाषा, ठीक। लेकिन किसी भी तल से वापस लौटना परावर्तन। अब देखो, अगर हम ये दर्पण ले रहे हैं,
ये नीचे लाइंस दिखाती है कि इस साइड प्रकाश नहीं आ सकता, ऊपर की ओर से टकराकर वापस लौट जाएगा। ये है एक दर्पण। अगर प्रकाश इस ओर से आया तो ये यहां पर टकराएगा, यहां पर एक पॉइंट बनेगा, यहां से टकराकर ये वापस जाएगा। अब ये किरण आ रही है, ये वाली किरण आ रही है, इसीलिए इसे आपतन किरण बोलते हैं। ये किरण परावर्तित होकर जा रही है, कैसी? परावर्तित होकर जा रही है, इसीलिए इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। अब जिस पॉइंट पर ये टकराई थी, कौन सी? आपतन किरण जिस पॉइंट पर गिरी थी, वहां पर एक बिंदु बनता है, ठीक। इस बिंदु को बोलते हैं, आपतन किरण की वजह से बना था, इसलिए याद रख सकते हैं। आपतन बिंदु। अब दर्पण से 90 डिग्री पर कैसे समझाएं? एक मिनट, कुछ है यार, सीधा सा तो कुछ नहीं है, ऐसे समझो। ये दर्पण रखा है, इससे 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधी एक लाइन बनाएंगे। ये ऐसे प्रकाश गिरा और यहां पर एक 90 डिग्री पर ऐसी एक लाइन बनाएंगे। ये जो लाइन होगी ये ऐसी दिखेगी, कुछ ड्राइंग में ये ड्रॉ कर रहे तो इसे बोलते हैं हम लोग अविलंब। अभिलंब। तो जब एक्सपेरिमेंट दर्पण के साथ, दर्पण क्यों लिया? ये ज्यादातर प्रकाश को परावर्तित कर देता है। कितना करता है बता दिया अभी। तो दर्पण ज्यादातर प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिस कारण इस पे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए। क्या हुए? एक्सपेरिमेंट। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद कुछ नियम निकले, कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट जितने भी हुए उसमें एक चीज आई, दो चीजें आई, एक नहीं दो आई, कि ये चीज हर बार हो रही थी, देख रहा था, ऑब्जर्वेशन ये आया कि ये चीज हर बार, ये घटना हर बार घट रही थी। वो क्या चीज थी? कि आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में थे। आपतन किरण, इसे मैं ए बोल दे रहा, इसे बी और इसे आपतन बिंदु पर लिखें। आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सी बोल दे रहा। तो देखा गया आपतन किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में थे। ए, बी एंड सी तीनों एक ही तल में थे। अब एक ही तल में क्या मतलब है? तो देखो, किससे समझाएं आपको? अगर ये है प्रकाश ऐसे आया और ऐसे गया, तो यहां पर अगर एक हम कॉपी रख रहे हैं तो कॉपी पे ही ये तीनों चीजें आ रही थी। देखो एक पेज है मेरे पास, अगर प्रकाश की किरण ऐसे आई, प्रकाश किरण ऐसे आई और इधर से ऐसे गई, तो जब हम पेज रखेंगे वो उसी पर होगा। प्रकाश की किरण अगर इधर से आए इधर जाए तो हम पेज ऐसे रखेंगे तो एक ही पेज पर तीनों चीजें होंगी, चाहे ऐसा रख लें, ऐसा रख लें, ऐसा रख लें, तीनों चीजें एक ही पेज पर होंगी। और जो पेज है उसे हम बोलते हैं एक तल, ठीक है। और दूसरी बात क्या निकली थी इनकी ऑब्जर्वेशन, जो दूसरा था वो ये था कि आपतन किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच का कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर, ये दोनों हमेशा बराबर थे। अब ये कोण आपतित
किरण द्वारा बना है। आपतित, हाँ, ये कोण आपतित किरण द्वारा बना है, इसलिए इसे आपतन कोण बोलते हैं। ये वाला कोण परावर्तित किरण की वजह से बना है, इसलिए इसे परावर्तन कोण बोलते हैं। इतनी सी बातें थी। अब ये जो यहां पर दर्पण यूज किया है, ये गोलीय सारा समतल दर्पण है, और ये जो नियम है ये है परावर्तन के नियम। क्योंकि साइंटिस्टों ने देखा ये बहुत बार हो रहा है, तो ऐसा करो, इसने हम नियम बोल दे रहे हैं कि अगर ये घटनाएं संभव हो रही हैं तो हम उस घटना को परावर्तन बोल देंगे। अगर ये दो चीजें किसी भी प्रकार की फील्ड में देख रही हैं अब, तो हम परावर्तन बोल देंगे। अब बात आती कि केवल प्रकाश का परावर्तन होता है क्या? तो इसका आंसर है नहीं, केवल प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। किसका किसका होता है? तो परावर्तन का मतलब है टकराकर वापस लौटना। बड़ी क्लासों में पढ़ें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय विद्युत किरणें जो होती हैं वो भी टकराकर अगर वापस लौट रही तो उन्हें भी परावर्तन बोलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में, जो 3 नहीं शायद 4 या 5 है आपका ही फिजिक्स में, उनमें हम लोग चुंबकीय किरणों के द्वारा बारे में पढ़ रहे होंगे। तो वो भी जब टकराकर कहीं से वापस लौटती हैं तो उन्हें भी चुंबकीय किरणों का परावर्तन बोलते हैं। तो इस चक्कर मत रहना कि केवल प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ है टकराकर वापस लौटना। तो ये साफ करते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज टाइप ऑफ मिरर्स, मतलब कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपकी जो किताब है उसके हिसाब से दर्पण 3 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन दर्पण बहुत से प्रकार के होते हैं। कभी डिटेल से बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। टाइम बहुत कम है, तैयारी बहुत ज्यादा करनी है, तो भाई किताब वाला ज्यादा लपेटते हैं। दर्पण 3 प्रकार के, कौन कौन से? समतल, अवतल, उत्तल। समतल दर्पण जिसके बारे में आगे हमने पढ़ा था, ऐसा होता है दिखने में। अगर हम इसे ऐसे टिल्ट कर दें, थोड़ा टेढ़ा कर दें, तो ये ऐसा दिखेगा और इसके बाहर होगी पॉलिश। मतलब परावर्तक प्लस जो है वो दबा हुआ है। अब का मतलब होता है दबा हुआ, तल का मतलब होता है तल। परावर्तक पृष्ठ कैसा है? दबा हुआ, तो अवतल। उत्तल, उस उत से होता है उभरा हुआ, तल से होता है तल। उभरा हुआ तल मतलब परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? उभरा हुआ। तो समतल, अवतल और उत्तल, ठीक। समतल दर्पण। अब बात आती है कि ये तीनों ही प्रकार के दर्पण बनते कैसे, मतलब कोई भी दर्पण बनता कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ मिरर, कोई भी दर्पण बनता कैसे है। तो हम एक कांच की स्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? स्लेट। ये पतली सी होती है, आपको दिखाने के लिए इतना कर दिया। क्यों कर दिया? अगर ज्यादा पतला करेंगे तो समझ भी नहीं आएगा एक लाइन से। इसमें देखो ना, दोनों घटनाएं होती हैं। तो हम इस पे क्या करते हैं? पारे की कलई, ये हमने मार दी इस पे पारे की कलई, ठीक है। अब कलई की एक बेकार बात होती है, कलई हट जाती है। जैसे अपने घर में आपने किया होगा, अगर गांव में रहते हैं तो जरूर किया होगा, नहीं देखा तो होगा। हम लोग चूने की कलई करते हैं। क्या करते हैं? चूने की कलई। चूने की कलई कुछ टाइम बाद हट जाती है, तो हम लोगों को शहर में एक बढ़िया चीज मिलती है, इसे बोलते हैं पेंट। तो इसके ऊपर हम लोग कर देते हैं लोहे की लाल ऑक्साइड का पेंट। तो अब ये दोनों लेयर इसके ऊपर चढ़ गई हैं। शायद समझ ना आ रहा हो,
दिखाएं तो ये ऐसी दिखेगी कुछ। अब ये जो लाइन है ये दिखा रही कि इस साइड इस पर पॉलिश है, इस साइड इस पर पॉलिश है, इस साइड इस पर पॉलिश है, और दूसरा तल परावर्तक खुद बन जाता है। अब ये जो कलई की थी ये पारे की हो सकती है या फिर सिल्वर मतलब कि चांदी की हो सकती है, लेकिन चांदी बहुत महंगी पड़ती है तो हम लोग पारिस कम चला लेते हैं। तो ये होने के बाद प्रकाश जब इधर आएगा एक बार इससे टकरा कर जाएगा और एक बार इस टाइप से जाएगा। तो ये दो जगह से टकराकर परावर्तित होता है। इसके अंदर भी अपवर्तन हुआ है हल्का सा, लेकिन ये इतना पतला है मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए कभी कभार आप देखते हैं दर्पण में ध्यान से देखना, दो दो आपको अपने प्रतिरूप दिखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मिरर खत्म। ये जो आपके जितने भी टॉपिक यहाँ हो रही हैं, नीचे मैं एक टाइमलाइन बना दूंगा और शायद आपकी वीडियो की जो टाइमलाइन चल रही है उसमें भी शो होगा। आपको जो टॉपिक पढ़ना है इंपॉर्टेंट लगे बस उस पर क्लिक करें, पढ़ें और निकल जाएं। टाइम बहुत कम है। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में कुछ खास नहीं है, आपकी किताब में भी अवतल और उत्तल के बारे में है। तो देखो, अगर हम एक खोखला गोला लें, गोला बोले तो फुटबॉल जैसी होती है, और व्रत नहीं बोल रहा मैं, गोला बोल रहा। सीढ़ी जो होती है उसे व्रत बोलते हैं। सीढ़ी अपनी जो पहले लगाते थे, दिख भी रही होगी, ये वृत्ताकार होती है। गोला मतलब 3 डायमेंशनल चीज है ये एक। इसका एक केंद्र होगा, गोले का एक केंद्र होगा। हमने माना इसमें अभी बाहर से पॉलिश कर दी और इसे 2 पीसों में काट दिया। एक पीस कोई ले गया। तो अब इस गोले का जो बीच में जो पार्ट होगा, ये अभी दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण है? अवतल। हाँ ना बोल यार, अवतल दर्पण है। अब ये जो अवतल दर्पण है, इसमें जो बीचों बीच पॉइंट होगा दर्पण के, वो पॉइंट होता है ध्रुव, यानी कि P। इसके यहां से ध्रुव से जो गोले का केंद्र था, जो गोले का केंद्र था जिससे दर्पण बना है, जिस गोले से काटकर दर्पण बना है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसे सी से डिनोट करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग कैपिटल F से दर्शाते हैं। किससे? कैपिटल F से, और जिसका नाम होता है मुख्य फोकस। अब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये वाली इतनी, ज्यादा हो गया। ध्रुव और मुख्य फोकस तक की दूरी, इनके बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ऐसे ही ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता दूरी कहलाती है, जिसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं।
वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या। अब इनके बीच में एक संबंध होगा, किसमें? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस या फोकस दूरी के बीच में एक संबंध होता है। संबंध ये होता है कि C और P के बिल्कुल बीच में F होता है। तो मतलब कि जो C है वक्रता केंद्र और P, इनके बीच की दूरी R कहलाती है। कैपिटल F और P, इनके बीच की दूरी स्मॉल f फोकस दूरी कहलाती है। ये जो R है ये 2 टाइम्स है F के। तो ये जो चीज आई यही होती है अपनी वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी के बीच में संबंध। क्या है? R इक्वल टू 2F, वेयर R जो है अपना वक्रता दूरी है, F फोकस दूरी है। अब अगर आपसे कोई कह दे कि एक दर्पण है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इस प्रकार से अगर कोई पूछ दे, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। तो ये वाला फॉर्मूला अपना यूज होगा, R बराबर 2F। F क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी इसमें क्या दी है? सोल्यूशन कर रहे हैं हम। फोकस दूरी दी है इसमें 20 सेंटीमीटर। बताना क्या है? वक्रता त्रिज्या यानी कि R। तो R बराबर होता है 2F और यहाँ पर F की वैल्यू है 20, तो 20 आ जाएगा और क्या? सेंटीमीटर। तो R बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका करवा दिया। चलो ये क्वेश्चन साफ करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं आपके गोलीय दर्पण में, लेकिन जैसा कि हमने समतल दर्पण में पढ़ा था कि परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, तो समतल दर्पण के लिए थे वो तो परावर्तन के नियम है सभी जगह लागू होंगे, समतल दर्पण भी वही सेम नियम लागू होते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण के लिए क्या कुछ और नियम आएंगे? वो तो लागू होंगे ही होंगे कि वो परावर्तन के नियम है। जब वो कंडीशन फॉलो होगी तभी हम कहेंगे हाँ इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये घटना रिफ्लेक्शन है। लेकिन क्या गोलीय दर्पण के लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हो गए? तो इसका आंसर है यस। कौन से रूल्स हैं? तो आइए हम उन रूल्स के बारे में जानते हैं। पहले बोर्ड साफ करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका सलूशन कैसे होगा? तो ये लिख रहे हैं हम सलूशन, हिंदी में बोले तो हल। हम हल करना यहां से स्टार्ट करेंगे, एंड में जो चीज आएगी वो होता है अपना आंसर। ध्यान रखना ये बात, हम लोग हल करना शुरू करते हैं ना कि सीधे उत्तर देते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है यहाँ पर ही आंसर लिख देते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो F बराबर, चलो हिंदी भी लिखते हैं आपके लिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F, जो कि हमें नहीं पता इसलिए हमने
क्वेश्चन मार्क रख दिया, या आप इसे x लिख सकते हैं यहाँ पर। चलो x लिख लिया। अब हमें संबंध लिखना पड़ेगा, क्या? वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। संबंध क्या था? R बराबर F/F, ये था अपना संबंध। अब संबंध के हिसाब से अगर हम F निकालें तो F निकलेगा R/2। F हमें चाहिए, ये R की वैल्यू थी, यहां लिख दो R बराबर 32 सेंटीमीटर। क्या ये एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 32 सेंटीमीटर, तो 32/2 यानी कि ये आ गया 16 किलोमीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, क्या? तो इसमें लिखा है सेंटीमीटर, तो आंसर आया सेंटीमीटर। अब ये जो चीज आई है ये है अपना आंसर, ना कि यहां से आंसर आया, यहां से तो हमने हल करना शुरू किया, यहां आया अपना आंसर। तो एक क्वेश्चन सोचा था लगवा दे, क्योंकि आपके ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो बोर्ड साफ करते हैं, फिर आपके लिए और थोड़ा लाते हैं। अभी तक जो परावर्तन के नियम पढ़े थे वो समतल दर्पण से थे, या कह सकते हैं किसी भी पृष्ठ से थे जो कि चिकना चमकदार हो। अपनी किताब में केवल चिकने चमकदार पृष्ठ के हिसाब से बताया गया है। होता तो परावर्तन सभी सतहों से होता है, लेकिन हमें केवल समतल से बताया गया। और अब हम पढ़ रहे हैं गोलीय से। तो गोलीय से परावर्तन के नियम कुछ दिए लोगों ने कितने दिए? हम या आप थोड़ी नहीं देंगे, साइंटिस्ट लोगों ने दिए। नियम कुछ इस प्रकार से थे। पहला नियम जो था वो कहता है कि अगर आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, अगर आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वो कहाँ जाएगी? पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य दूसरा नियम है यदि आपकी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरे। तीसरा नियम जो है अपना वो कहता है यदि प्रकाश किरण मुख्य नहीं, वक्रता केंद्र पर गिरा, वक्रता केंद्र पर आपतित हो या गिरे, क्या गिरे? प्रकाश किरण, यानी कि जिस मार्ग से प्रकाश जाता है, क्यों प्रकाश को तो देख नहीं सकते, प्रकाश के गमन पथ को देख सकते हैं, और गमन पथ को ही किरण कहते हैं। तो भाई सी भी बना लो इधर, सी, यू सी दिस गाय। आगे बढ़ाएंगे, हम चीटिंग करेंगे। सी इधर है, सी देखा, सी। तो इन तीनों नियमों को समझे पहले एक आपका छोटा सा रिवीजन देखो, आपको कैसे पॉइंट में बहलाता हूं। ये है एक अवतल दर्पण, पॉलिश इस तरफ है, दबा हुआ तल परावर्तक है। इसका फोकस इस ओर होगा या इस ओर होगा? सोचो। अगर इस ओर सोच रहे हो तो गलत है, क्यों? इसका गोला इस ओर पूरा हो रहा है, देखो
टक 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 टक। इसका गोला इस ओर पूरा हो रहा है, इसलिए इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। अगर वक्रता केंद्र इधर है तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी का बिल्कुल आधा फोकस होता है, तो फोकस किधर हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। इसका सर इसका भी लेफ्ट हैंड साइड होगा आपस गए। इसका गोला इस ओर पूरा हो रहा है, देखो ये हो रहा है पूरा। हाँ गोला नहीं सही बना, बांधते हैं रुको बनाते हैं। हाँ बन गया। इसका गोला इस साइड पूरा हो रहा है, तो इसका केंद्र ये रहा होगा कहीं सी, और सी और पी, सी पी इनके बीच का पॉइंट एफ। इसका फोकस इस ओर, जिस तरफ गोला पूरा हो रहा हो, जिस तरफ गोला पूरा हो रहा है उधर ही उसका वक्रता केंद्र होगा। बोले हाँ या ना, हाँ सर होगा। और जिधर वक्रता केंद्र होगा उधर ही मुख्य फोकस होगा। तो ये एक्स्ट्रा लाइन साफ करते हैं। तो देखो क्या होता है पहले नियम में, जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो बहुत से बार जब ऐसा किया गया तो देखा गया ये वाली किरण हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजर जा रही थी। किसमें, अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था, इसमें फोकस पीछे की ओर है तो ये इससे गुजर नहीं रही थी बल्कि इसको पॉइंट करती हुई वापस जा रही थी। तो माना गया ये मुख्य फोकस की ओर से निकलती हुई प्रतीत होती थी, मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती थी। अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है तो उसे थोड़ी ना पता ये इधर से जा रही है, वो तो ये कहेगा ये तो फोकस से आ रही है। ठीक है, तो इसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और इस पे मुख्य फोकस से गुजर जाती है। दूसरा नियम, जब मुख्य फोकस पर हो तो इसका उल्टा होता है, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये वाली भी मुख्य अक्ष के समांतर। अब देख इधर से कोई इंसान देखेगा ये किरण इधर चलेगी, इधर से इधर चलेगी, तो वो कहेगा ये तो मुख्य फोकस में जाके गायब हो गई, मतलब मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन इधर कोई इंसान खड़ा होगा तो वो कहेगा ये कहीं समांतर है इसके, किसके, मुख्य अक्ष के। तो ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर गिरे तो वह वापस उसी मार्ग में चली जाती है। ले भैया वापस, ओम फो ये इस मार्ग में आई और इसी मार्ग से वापस, इस मार्ग में आई इसी मार्ग में वापस। तो ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है और ये वास्तव में वक्रता केंद्र से चली जाती है। तो ये हो गए अपने 3 नियम, किसके, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के। ठीक है, बोर्ड को साफ करते हैं और थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगवाते हैं। क्वेश्चन लगाने में बहुत मजा आएगा। अब हम लोगों को समझना है प्रतिबिंब और बिंब में अंतर क्या है। बिंब जो कि वस्तु होती है, एक रियल चीज, एक रियल थिंग होती है। हम इसे टच भी कर सकते हैं, पकड़ भी कर सकते हैं और इसमें वजन होता है, हम आभास भी कर सकते हैं इनका अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। प्रतिबिंब क्या है, ये कोई रियल चीज नहीं है, क्या है, बल्कि इसकी ही छवि है प्रतिबिंब। ये होता क्या है, इससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, प्रकाश का उद्गम। बिंब से प्रकाश का उद्गम होता है, वस्तु को ही बिंब बोलते हैं। अपनी एनसीईआरटी आने से पहले यूपी बोर्ड में वस्तु बोलते थे इसे, लेकिन एनसीईआरटी में जो नया शब्द आया उसे बिंब बोलते हैं। तो बिंब ज्यादा बढ़िया शब्द लगता है, क्यों, बिंब और प्रतिबिंब, वैसे वस्तु और प्रतिबिंब बोलते थे। कुछ भी हो, हमें क्या पढ़ने से मतलब। प्रतिबिंब 2 टाइप के होते हैं, कितने, 2। कौन से, एक वास्तविक और दूसरा आभासी। अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अगर माना ये 2 प्रकाश की किरणें हैं, अगर ये किरणें आपस में असलियत में काट रही हैं, यानी वास्तविक माप में काट रही हूं, तो इन्हें कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर ये वास्तविक नहीं काट रही हो तो कुछ जगह आपने ऐसे डॉट डॉट बना हुआ देखा होगा, तो ये कहलाता है
आभासी प्रतिबिंब। हम एक कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि एक, चलो अगर माना कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ये दोनों किरणें कहाँ से जाएंगी सर? फोकस से। लेकिन फोकस कहाँ है वो तो सर हमें नहीं पता, तो चलो मैं बताता हूँ। इसका गोला इस ओर पूरा हो रहा है, अगर वक्रता केंद्र सी ये है तो फोकस है इसकी आधी दूरी पर, कहाँ से? पी से। तो फोकस से गुजारो। अब कुछ ज्ञानी लोग कहेंगे कि ये किरणें यहाँ पे काट गई तो यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। इतना ज्ञान ना बढ़ाओ, ज्यादा जल्दी मत करो। क्या होगा? ये किरण तो परावर्तन के बाद जा रही है, ये किरण परावर्तन हुआ भी नहीं, केवल अपवर्तन हुआ। क्यों? अपवर्तन कहाँ से आ गया? क्योंकि ये आ तो वायु से रही होगी, मतलब कि अभी परावर्तित नहीं हुई है किरण। और प्रतिबिंब का नियम ये है, परावर्तन के बाद किरणें जहां वास्तविकता में मिलती हों या मिलती हुई प्रतीत होती हों, प्रतिबिंब कहलाता है। अब ये एक किरण तो परावर्तित अभी हुई नहीं, एक हो गई, तो ये वाली कहां से जाएगी? फोकस से। दोनों किरणें क्या वास्तव में काट रही हैं? तो इसका आंसर आगा क्या? आगा यस आगा। ठीक है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। सेम कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं उत्तल दर्पण में। ये था अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। इसे थोड़ा साफ करें। अगर बिंब अनंत पर है, किधर सर? अनंत। ठीक है, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, गोला इस ओर पूरा हो रहा है, तो ये रहा वक्रता केंद्र, आधी दूरी पर मुख्य फोकस। क्या ये फोकस पर जाएगी? सर जाएगी तो नहीं, लेकिन फोकस को पॉइंट करती हुई बाहर की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि ये प्रतिबिंब कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, ये प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? मैंने क्या बोला? पॉइंट करती हुई बाहर की ओर जाएंगी। तो ये किरणें यहां पर देखो कैसी वास्तविक रूप से मिल रही है, आभासी काट रही है, मतलब काट रही है, लेकिन किस रूप में? काट रही है लेकिन किस रूप में? आभासी। तो ये आभासी प्रतिबिंब हुआ। अब हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सर मैं तो भूल गया क्या पढ़ना है। हाँ बच्चों, मैं भी भूल गया। देखो, अब हमें पढ़ना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कितने प्रकार के ये कंडीशंस होते हैं और प्रत्येक कंडीशन में कितनी जगह किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों को टॉपिक आता है कौन सा? इमेज फॉर्मेशन वाला। तो बच्चे वो ना देखें, और जिनको नहीं आता वो देख लें। मैं वो वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन मैं मान के चलूँगा कि ये टॉपिक आपको आता है। अगर आपको ना आता है तो यहाँ से छोड़ के आप वो वीडियो पहले देखना। मैं वो वाली वीडियो पहले अपलोड कर दूंगा, आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो हाँ, अवतल दर्पण में बनने वाली स्थितियों की संख्या 6 और उत्तल दर्पण में बनने वाली स्थितियों की संख्या 2। 6 और 2। सर किसको छेदना है? 6 2। 6 अवतल दर्पण में और 2 उत्तल दर्पण में। उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, और अवतल को बोलते हैं, अवतल कुछ ऐसा बनता है इस प्रकार से। ये कैसा दबा हुआ तल है, एक गुफा की तरह, एक गुफा की तरह। और गुफा को इंग्लिश में बोलते हैं केव, और आगे लगा दो कॉन, तो कॉनकेव हो गया अवतल, और बचा हुआ जिसमें बैक्स हो गई वो कौन सा है? उत्तल। और ये अवतल।
एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है क्लास 9th में, लेकिन इस बार दर्पण के उपयोग हटा दिए गए हैं, तो कह नहीं सकते आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है कि हम लोग वाहनों में जो अपने व्हीकल होते हैं, जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, कुछ में, उनमें पार्श्व दर्शन के लिए जो दर्पण उपयोग किया जाता है, जैसे बाइक चलाते हैं तो उसके पास में एक मिरर लगा होता है जो पीछे के देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उसमें उत्तल लगा होता है या अवतल लगा होता है या समतल लगा होता है? तो इसका आंसर है उत्तल। कौन सा? उत्तल। वाहनों में पार्श्व दर्शन के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल का उपयोग क्यों करते हैं? तो दोनों स्थितियों में आप जानते हैं उत्तल में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगर मान लो प्रतिबिंब उल्टा दिखे, ट्रक वाला जा रहा, पीछे देखा तो बाइक उल्टी पड़ी ऐसी तो इससे बढ़िया है सीधी दिखे। अब तो ज्यादातर जगह समतल उपयोग करने लगे हैं, लेकिन अभी भी आप जब देखेंगे तो कुछ ट्रक्स में जो नए आ रहे हैं, ऊपर की ओर, ट्रक में ऊपर की ओर एक उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे क्या कुछ इस टाइप का व्यू आता है। ट्रक इतना है और व्यू इतना, तो उससे व्यू एरिया ज्यादा कवर होता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हम लोग लगाएं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लगाने से पहले कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा शायद। हम समझेंगे चिन्ह परिपाटी और आवर्धन। मान लो ये एक एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये होगा मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, ये पोल। क्या? पोल। मैंने वीडियो में ज्यादातर पॉइंट बोल रखा है। पॉइंट नहीं होता, क्या होता है? पोल। भैया मेरे मुंह से निकल गई पोल होता है, पोल ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल इसीलिए बोलते हैं ध्रुव। तो इसमें चिन्ह परिपाटी कुछ इस प्रकार से होती है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई दूरियां सभी धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष से नीचे नापी गई दूरियां सभी ऋणात्मक होती हैं। ठीक, ये पहला पॉइंट था कि ऊपर और नीचे की दूरियां कैसे नापते हैं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे की दूरियां, ऊपर मुख्य अक्ष से प्लस और मुख्य अक्ष के नीचे माइनस। अब जो अगला पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी ये चीज गड़बड़ दी है। क्या गड़बड़ दी है? उन्होंने कुछ इस प्रकार से दिखा दिया है कि भैया ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस, निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से। इधर की ओर प्लस, इधर की ओर माइनस, इधर की ओर फिर से प्लस, इधर की ओर माइनस, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है? इन्होंने बता रखा है कि मिरर मानना है इधर 0,0 पर। अगर 0,0 पर मिरर ना हुआ, फिर अभी कुछ क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज गलत क्यों है। मैं जो बता रहा वो याद रखना। प्रकाश किरण प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, जबकि विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां
ऋणात्मक होती हैं। अगर अपना बिंब इधर रखा है तो प्रकाश किरण की दिशा इस ओर। सभी दूरियां, एक बात याद रखना, ये इन पॉइंट्स में नहीं आती कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। तो प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होंगी और विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक। अब हमें अगर ये बिंब रखा है, मान लिया प्रतिबिंब यहां पर बना, ठीक है। अब बिंब और प्रतिबिंब की भी दूरी, सॉरी ये क्या है, बिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को U से दिखाते हैं। अब हमें फोकस से सभी दूरियां नापनी है, फिर मैंने गलत बोला, ध्रुव से सभी दूरियां नापनी है। तो ध्रुव से हम फीता पकड़ेंगे और लेकर आएंगे बिंब तक, तो इधर से इस ओर चले प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नापी दूरी नेगेटिव, तो U आएगा नेगेटिव। U क्या है, ध्रुव से बिंब तक की दूरी, ध्रुव बिंब से दूरी। B देखो क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी, ये U कितनी दूरी है, ये यहां से लेके यहां तक, ये है U। B देखो कहां से कहां तक होगा, यहां से और यहां तक, ये होगा अपना स्मॉल b, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। प्रकाश किरण इस ओर नापने आए विपरीत दिशा में, तो कैसी आएगी, निगेटिव, और ये भी निगेटिव। फोकस दूरी नापो तो फोकस ये है, ध्रुव ये है, नापने कहां से आएंगे, ध्रुव से, प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, तो एफ भी कैसा आएगा, निगेटिव। इसी हिसाब से वक्रता त्रिज्या r कैसी आएगी, निगेटिव। तो ये चीजें निगेटिव क्यों आती हैं, इसी कारण से हम प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नापते हैं। इंटर की जो एनसीईआरटी है उसमें ये कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरह से दिया हुआ है, लेकिन 10th में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है भाई, चलता है, लेकिन सही हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो हमें क्या, हम तो सही सही पढ़ ही लेंगे। तो अब हम समझेंगे आवर्तन क्या चीज है। ये अवतल दर्पण, ये सर सही से बनाओ, ठीक है, सही से बनाते हैं। गोला इस ओर पूरा हो रहा तो वक्रता केंद्र इधर, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में बिल्कुल होगा फोकस इधर, ठीक है, यस सर, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर। ये अगर बिंब है और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, मच्छर भाग जा मेरे कान पे बैठ रहा, रुक जा, आग मार गया। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो चीज है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग बेसिकली आई बटे ओ से दिखा देते हैं, यही होता है अपना रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन मतलब कि बिंब की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बना है। इन्हें एक और टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कौन से, B1 भाई B और एवं U, B एवं U के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये 4 नहीं बना, U बना, U तुम वाला U। एक मच्छर बोर्ड पे मर गया, भाग जा इधर से, अरे भाग भाई भाग जा, अरे भाग जा, इल्जाम लगवाया कत्ल का, भाग जा। क्या होता है, ऊपर आया है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वाली चीज B है, नीचे आया है बिंब वाली चीज U है, और इसके आगे निगेटिव लगा लो एक, बस यही होता है इसका फॉर्मूला। और ये किसके बराबर है, I बटे O के, और I बटे O क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, डिस्टेंस
फ्रॉम पोल टू इमेज, और यू क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करें कैसे, लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला दिखा रहने देते हैं, इसी पर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन लगाने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और समझ लो, जिसे हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या होता है ये होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये होता है अपना दर्पण सूत्र, मतलब कि b, u और f में संबंध। ये तो फॉर्मूला बहुत जरूरी है और ये भी जरूरी है। क्यों है? सेम फॉर्मूला होता है अपवर्तन में, जो कि टॉपिक इस बार नहीं कटा। उसमें क्या होता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, बस पहले b आएगा फिर u आएगा, ये चीज याद रखना। तो एक प्रीवियस ईयर्स का आपका क्वेश्चन लिखते हैं, दोनों फार्मूला नोट डाउन कर लेना, मैं साफ करके क्वेश्चन नोट कर देता हूं बोर्ड पर। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा। तो भैया सबसे पहले अवतल दर्पण हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन नीले रंग के पेन से करेंगे। अच्छा लगता है रंग बिरंगा सोल्यूशन। ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन यानी कि हल, ना कि सीधे उत्तर लिख रहे हैं। लास्ट में जो चीज आएगी वो होगा उत्तर। तो सोल्यूशन में क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले बनाओ अवतल दर्पण। क्या ये अवतल दर्पण है सर? दबा हुआ तल परावर्तक है, दबा हुआ तल परावर्तक है, मतलब कि अवतल दर्पण है। मुख्य फोकस बनाया, ये बना ध्रुव। हमें दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी कि r दिया है या ज्ञात है। क्या ज्ञात है भाई? ओ भैया सुन लिए, अरे अच्छे से लिखे मेरे को। दिया है सर, ये तो और गंदा हो गया काम चलाओ फिर। क्या दिया, r बराबर 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो c होगा ये दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो f कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन रुकना यहीं पे, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। f तो यहाँ पर होगा आधी दूरी पर, वो तो क्लियर है, लेकिन स्मॉल f जो चीज हम लिखेंगे वो हम देखो ध्रुव से नापने आएंगे। बिंब कहाँ रखा है, अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर पर, ये 5 पर ये बिंब रखा है। यहां से प्रकाश किरण की दिशा ये है। हम लोग ध्रुव से फोकस नापने आएंगे विपरीत दिशा में, वक्रता दूरी नापने आएंगे विपरीत दिशा में, तो ये भी माइनस ये भी माइनस। दूरी ऊपर की प्लस में नापेंगे तो ऊपर नीचे का इसमें कोई खेल है नहीं। ये चीज हमें क्या दी है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है या रखने पर, तो हमें क्या दे रखा है, u, यानी कि ध्रुव से, u के आगे लिख लेना, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ये लिख लेना मुख्य फोकस कितना है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन प्लस में या माइनस में, तो हम लोग ध्रुव से इस ओर नापने आ रहे हैं, जबकि प्रकाश किरण की दिशा उस ओर है, तो कैसा, नेगेटिव। कोशिश करना ये बराबर के निशान जो है वो एक लाइन में आए, इससे की कॉपी
अच्छी दिखती है। अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं तुम्हें नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, बस दिखती है अच्छी तो अच्छा है। हमें क्या दे दिया है, F दे दिया, U दे दिया, पूछेगा क्या B, प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, मतलब हमें B निकालना है। B बराबर क्वेश्चन मार्क। तो B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र सा, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू -10, तो 1/, में माइनस का 10 बराबर 1/b प्लस 1/, -5। इसे कोष्टक में बंद कर दें, क्यों इधर माइनस है उधर प्लस है, बंद किया। अब हम करेंगे इसका पक्षांतर, क्या पक्षांतर मतलब सर प्लस वाले बच्चे एक तरफ, चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ। तो 1/b बराबर, देखो 1/b हमने रोक लिया, 1/, -10 प्लस माइनस वाला उधर जाएगा, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1/5। तो 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10, तो 10 का ऊपर माइनस का 1 प्लस 2, ये क्या है 1/b। तो 1/b बराबर आएगा 1/10, यानी कि वो भी किसका है, प्लस का। तो b बराबर आएगा 10 प्लस का सेंटीमीटर। b बराबर 10 किसका आया, प्लस का। प्लस का मतलब प्रकाश किरण की दिशा में प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से 10 सेंटीमीटर ये है, तो 10 सेंटीमीटर इधर होगा, सही है। तो प्रकाश कुछ इस प्रकार से और ये वाला फोकस से। इस प्रकार से कुछ अपना प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो चीज बनी है इसे बोलते हैं किरण आरेख। ये जो है ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये जो चीज आई है ये आई है आंसर। नहीं, अभी आंसर नहीं आया। उसने पूछा प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब ऐसे लिखना है यहाँ पर हिंदी में, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु से बड़ा तथा आभासी बनेगा। फिर ये जो चीज होगी हिंदी में ये होगी अपनी आंसर। टन टन, बस खत्म क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा खुद करके देखना, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, हर चीज सेम है, बस यहाँ पर 5 की जगह पर 15 कर लेना, 5 की जगह पर 15। ठीक, इसके आगे का मैं थोड़ा करके दिखा रहा है ये क्वेश्चन, और जिसपे थोड़ा एडवांस कर दे रहा है, एक और कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा तथा साइज बताइए। यह कहाँ और कैसे के बाद तथा साइज बताइए। क्वेश्चन ही आपके लिए मॉडिफाई कर दे रहे हो। प्रतिबिंब कहाँ कैसा तथा कितना बड़ा बनेगा
क्वेश्चन मार्क। तो भाई देख, इतना तो समझ में आया। अब बड़ा से मतलब है आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला क्या है? आई अपॉन में ओ। तो हमें आई और ओ के बारे में यहाँ पर कुछ पता है? सर नहीं पता है। तो चलो मैं आपको ओ के बारे में बता दे रहा, आई के बारे में नहीं बताऊंगा। ओ हमने बता दिया आपको। चलो ओ बराबर है 2 सेंटीमीटर। ओ बोले तो बिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अब बताओ। तो देख भाई, फॉर्मूला होगा आई बटे में ओ बराबर में माइनस का बी बटे में यू। अब यहाँ पर जो चीजें रखी आएंगी वो चिन्ह सहित रखी जाएंगी। तो आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओ की वैल्यू बिंब मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, इसलिए प्लस में। माइनस तो बाय डिफॉल्ट है। बी की वैल्यू प्लस में 10 सेंटीमीटर है। यू की वैल्यू देखनी पड़ेगी। यू माइनस का 5 है, तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो आई बराबर ये कैंची से इधर जाएगा और 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो साइज कितना आया? वस्तु से 2 गुना। और किरण आरेख भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। कितना बन रहा है ये नहीं पता था। तो ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है बाद में, जिसमें मैंने 3 कॉन्सेप्ट लगाए, 3 ही 2 हैं। एक तो ये वाला है फॉर्मूला 1/f वाला, यानी कि दर्पण सूत्र है, और दूसरा आवर्धन। जब इन दोनों से मिला के क्वेश्चन आता है तो कुछ ज्यादा नंबर्स में आता है, याद रखना। तो आपके लिए 1-2 क्वेश्चंस और लिखते हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। चलो ठीक है। यदि किसी दर्पण द्वारा बिंब का प्रतिबिंब 3 गुना है तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर किसी दर्पण में ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, दर्पण के सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, तो उसे इमेज जो मिल रही है वो 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर की मिल रही है, मतलब 3 टाइम्स मिल रही है। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इसका आवर्धन मैग्निफिकेंस कितना होगा? तो मोटी बुद्धि वाले समझ गए होंगे। मोटी बुद्धि मतलब मेरा की तीव्र बुद्धि, जिन्हें पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका आवर्धन होगा 3 गुना। 3 मतलब कि 3 आवर्धन की कोई बेमा नहीं होती और कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये 2 लंबाइयों का अनुपात है। लंबाइयां आपस में कट जाती हैं तो कोई इसकी बेमा यूनिट इकाई नहीं बचती है। देखो, तो आवर्धन का सूत्र पहले इससे देखो क्या पूछा है। बिंब बराबर मान लिया ओ, तो प्रतिबिंब बराबर हमने माना प्रतिबिंब बराबर माना हमने आई। ये क्या है? माना। अब अगर हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार तो क्या है? आई जो बराबर है वो 3 टाइम्स ओ के है। आवर्धन क्या होता है अपना? सर आवर्धन अभी तो आपने बताया था, आई बटे में ओ। इसे हम लोग एम से दर्शाते हैं। तो एक सेकंड, एम यानी कि मैग्निफिकेंस, स्मॉल एम, आई बटे में ओ। आई की वैल्यू कितनी है? 3 टाइम्स ओ। ये 30 नहीं लिखा, ओ है। ओ ओ ओ जाने जानो बटे में ओ। ओ से ओ कट गया, बचा 3। तो आवर्धन कितना निकला? 3। इसकी कोई इकाई नहीं होती, हम इसे किसी में नाप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देख भाई, ये भी एक लंबाई है, लंबाई, और नीचे भी एक लंबाई है, और लंबाई आपस में कटके कुछ नहीं बचता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। नो यूनिट या फिर यूनिट लेस। ठीक है।
तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल तल पर यह सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। आप आगे कायदे से सोल्यूशन देख भाई क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। थोड़ा सा अगर रफ्तार इधर कर लें, इधर नहीं करेंगे, इधर तो चित्र बनाना किधर, हाँ इधर करेंगे। ये क्या है, रफ कार्य, जो आप भी कर लेना थोड़ा सा पेंसिल से। क्या है, ये पेन से ही कर लेना, बाद में काट देना उसे, बोर्ड की कॉपी में भी अलग होता है। आर दिया है 30 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। क्या रखा है, बिंब। बिंब कितनी, 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि U बराबर 20 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबाई है किसकी, बिंब की, तो O बराबर 5 सेंटीमीटर। ये 30 लिखा है, 36 मत समझियो। हाँ ठीक है। तो भैया देख, वक्रता त्रिज्या क्या है की, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। ये क्या है, दिया है, दिया है भैया, मोमबत्ती नहीं है ये, तुम समझा फिर मोमबत्ती है, इसलिए बता दे। दिया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी, इतना लिखना काफी होगा, बिंब की दूरी किससे, ये बात वो खुद ही समझ जाएंगे। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अभी हम प्लस माइनस नहीं लिख रहे, वो प्लस माइनस हम चित्र बनाकर ही लिख सकते हैं। और क्या है, बिंब की लंबाई, तो भाई बिंब की ऐसी की तैसी लंबाई, इसे हम केवल O से दिखा देते हैं। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब देख चित्र कुछ बना, ये कौन सा दर्पण, सरुत्तल, क्यों, उभरा हुआ तल परावर्तक, ठीक। ये क्या है इसका, सरमुख्य अक्ष। ये क्या हुआ, सर्ववक्रता केंद्र, ये सर्वमुख्य फोकस, ये सध्रुव यानी कि पोल, इधर होगा अनंत। तो ये क्या बोल रहे हैं, बिंब कितनी दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। 30 सेंटीमीटर ये दूरी है, यहां से यहां तक, ये दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और ये दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहे हैं, प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी, यानी प्रकाश किरण की दिशा इस ओर, इस ओर अगर हम जाएंगे तो हमारा जो मुख्य फोकस निकलेगा, मुख्य फोकस, वो प्रकाश किरण की दिशा में ही हम लोग जाकर नाप रहे हैं, ध्रुव से फीता उठाकर इस ओर ले जाएंगे। तो ये कितना निकलेगा, 30 का आधा 15, स्मॉल f बराबर 15 सेंटीमीटर। किसमें, प्लस में, बच्चों को रटा दिया जाता है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस आएगी, अवतल दर्पण में माइनस आएगी। क्यों बताएगा कॉन्सेप्ट, कौन बताएगा, सर आप तो रैप बना दिए, ठीक है ठीक है। तो भाई क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में हम लोग जा रहे हैं मुख्य फोकस को नापने, इसलिए फोकस पॉजिटिव आएगा, और अगर विपरीत आते तो नेगेटिव। अब हमें
जो बिंब की दूरी है वो नापने विपरीत आना पड़ेगा, क्यों प्रकाश किरण की दिशा ये है, विपरीत हमें आना पड़ेगा। यहाँ से देख ऐसे ही तो आएंगे तभी तो ये नापने पहुंचेंगे, तो ये आएगी माइनस। अब बचा क्या, बिंब की लंबाई प्लस में आ गया माइनस में, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है या नीचे, सर ऊपर दिख रही, तो ऊपर की दूरियां प्लस आती है। इतनी बात क्लियर हुई, सर हो गई, आगे का बताओ। हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज। साइज हम सबसे बाद में निकालेंगे, स्थिति और प्रकृति निकालने के लिए हमें दर्पण का सूत्र लगाना होगा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। क्या होगा, f हमें पता है 1/15 हो जाएगा या नहीं होएगा, बोल भाई। 1/15 इक्वल्स टू, हमें b नहीं पता है, 1/ माइनस का 20 और हमने कोष्टक में कर दिया 1, तो b इधर रोक ले, 20 इधर भेजेगा, 1/ माइनस के 20 इधर आकर प्लस, तो 1/b बराबर 1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा। अब देख 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो 15 इधर लिखो 20 इधर लिखो, करके देख लो। 2 से 15 तो कटेगा नहीं, 20 10 बार कट जाएगा, 2 से 15 तो कटेगा नहीं, 10 5 बार कट जाएगा, 3 से 15 5 बार, 5 एक बार भी नहीं, 5 से एक बार, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, तो एलसीएम कितना आया 60, और 15 चौकू 60 और 20 तियां 60 बराबर में 1/b, तो b बराबर में आएगा, ये वाली संख्या पलट जाएगी, तो कितना हो जाएगा 60 में 7। अब 7/7, 60 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 नहीं जाएगा, तो हमें पूरे 60 में देना होगा, तो 7 ने 63 होते हैं, मतलब कि 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, 7 8 56, 56 बचा कितना 4, पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 बढ़ाएंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 दूनी 56, यानी कि ज्यादा हो गए, तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 पंजे 35, यानी कि 8.5। इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो b बराबर आया है 8.5। अब b बराबर प्लस में आया या माइनस में आया, सोचो सर प्लस में आया, प्लस का मतलब प्रकाश किरण की दिशा में बिंब बनेगा, तो भाई देख ये तो फोकस पॉइंट करती हुई ऐसी निकल गई होगी कुछ, और ये वाली ठीक है, ये यहां पर बना है कुछ प्रतिबिंब, और हम लोगों ने अगर याद है बिंब वाला जो था उत्तल दर्पण में बिंब कैसे बनेगा, कहां पर बनेगा, 2 स्थितियां थी। पहली स्थितियां जब अनंत पर था तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता था, और अनंत और ध्रुव के बीच में जब भी हो तो फोकस और ध्रुव के बीच में हमेशा प्रतिबिंब बनेगा। अब ये मैटर नहीं करता कि कितनी दूरी पर होगा, फोकस और ध्रुव के हमेशा ही बीच में बनेगा क्या, प्रतिबिंब। तो खिचड़ पिचड़ हो गई बहुत सी, थोड़ा साफ करते हैं। हाँ अब इधर देख, तो b की वैल्यू तो आ गई 8.5। इसके आगे 2 लाइनें लिखनी होंगी कि प्रतिबिंब आभासी, देखो स्थिति प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य आभासी रूप से बनेगा। अब बात आती है साइज की, तो साइज कैसे निकलेगा, तो
ये वाली लाइन, चलो इधर ये रफ कार्य भैया हमने काट दिया, ठीक है, आप कट्टा मार देना इस पे अगर पेयर करो बॉडी कॉपी पर। तो हमें क्या चीज निकालनी है, साइज। साइज कैसे निकालेंगे, तो साइज के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई बटे में ओ बटे में बी अपॉन में यू, ओ भी माइनस का। आई की वैल्यू हमें नहीं पता है जो कि निकालनी है। ओ की वैल्यू 5 प्लस में थी या माइनस में, सर इधर ऊपर है तो प्लस में है, ठीक है। बी की वैल्यू 8.5, इसमें प्लस में 8.5। यू की वैल्यू माइनस का 20 और एक माइनस बाय डिफॉल्ट है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कट जाएंगे। साफ नहीं किया, वो काट दिया मैंने, एक स्टेप खाली है। तो आई बराबर आएगा, ये वाला 5 इधर आएगा उड़े में, तो 5 इंटू 8.5 अपॉन 20, तो 5 चौक 20, तो 4 से ये वाला काटो, 4 दूनी 8 दशमलव, ये 5 को हम लोग 50 कर ले, कोई दिक्कत नो सर। तो 5 अट्ठे 40 और 5 नेम 45, सॉरी 4 का है ना, तो 4 धाम 40, 11 बार, रुको यही रहने दो, 5 ही रहने दो, तो एक बार चला जाएगा। क्या आया आई बराबर 2.1, बिना फालतू में हम 0 बढ़ा रहे थे, एक बार में जा तो रहा था। तो आई की वैल्यू क्या आई, यानी कि प्रतिबिंब का साइज क्या आया 4.1 सेंटीमीटर। तो भाई बिंब का साइज था 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का 4.1 सेंटीमीटर, यानी कि बिंब से बस हल्का सा छोटा बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा, सॉरी 1 मिनट, 2.1 है, क्या लिख रहे हैं सर, आपकी हो जाती है गलती इंसानों से। तो 2.1 यानी कि प्रतिबिंब से छोटा, कितना, आधे से भी ज्यादा छोटा। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। अगला क्वेश्चन फिर बोर्ड साफ करके लाते हैं। तो आज का वीडियो होता है समाप्त, जाओ मान जाओ, आज का वीडियो होता है समाप्त। हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, और शायद ये वीडियो भी आज ही अपलोड कर दूंगा, और सब में अपवर्तन भाई आज ही अपलोड कर दूं। परावर्तन तो कर चुका है बेसिस फ्लेवर्स से इस बार, लेकिन अगर नॉलेज चाहिए तो देखना ही पड़ेगा, और अपवर्तन बिना परावर्तन के नहीं पढ़ सकते, इसलिए परावर्तन इम्पोर्टेंट तो है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेकार है इस बार। काफी गलत बात है ये वाला टॉपिक हटाया, काफी बढ़िया टॉपिक है। चलो फिर देखते हैं और क्या।